कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी अच्छे से। आज नया बैच जो प्रारंभ हुआ है, ये कहानी से नया बैच प्रारंभ हुआ है और हर इकाई के बाद यूजीसी नेट की जितनी इकाई हैं, हर इकाई के बाद नया बैच प्रारंभ होता है। तो आज कहानी से जो नया बैच प्रारंभ हो रहा है, जितने लोग जुड़े हैं इसमें वो ध्यान दें कि वीडियो को आप अंत तक देखें। सुबह 10 बजे आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी गई है। सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं होती हैं, लेक्चर में समझाया जाता है, बताया जाता है। अगर आपको याद है, आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं तो उसे ज़रूर लिखते चलें। जो हमारे नए मेंबर्स हैं वो ध्यान दें, रात में 9 बजे लाइव कक्षा में भी आपको रहना है। जैसे प्रीति हैं, नेहा है, साधना है, निर्मल है, रामचंद्र हैं, रोहित हैं, सुलोचना है, रोहिणी है, अनीता है, संदीप हैं। जिन लोगों का एडमिशन अभी कल हुआ है, परसों हुआ है, आज हो रहा है, सुबह से हुआ है। बाकी मनीषा आपसे बात नहीं हो पाई है, तो आपको भी ये वीडियो दिया जा रहा है। वीडियो पब्लिश वीडियो है जिसे सभी लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में कहानी का विकास। कहानी नामक विधा का उद्भव हिंदी साहित्य में 20वीं सदी में हुआ। हिंदी कहानी का स्रोत पंचतंत्र, हितोपदेश व जातक कथा आदि में ढूंढने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन आधुनिक कहानी का प्रवर्तन भारतेंदु युग में हुआ है। भारतेंदु युग में हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा आपको समझना है। जब हम लोग बात भारतेंदु युग की करते हैं तो आपको यह पता होगा कि आधुनिक काल में गद्य के विकास की दृष्टि से भारतेंदु युग एक सुनिश्चित आरंभ बिंदु है। इसमें निबंध अगर देखें तो इस युग का एक प्रतिनिधि या कह सकते हैं केंद्रीय विधा में रहा है निबंध। इसीलिए प्रोफेसर राम प्रकाश गुप्त, शायद आप लोगों को पता हो, या प्रकाश चंद्र गुप्त, जो प्रकाश चंद्र गुप्त जी थे, प्रकाश चंद्र गुप्त, नाम लिख लीजिए, प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त ने इसीलिए भारतेंदु युग को हिंदी निबंध का स्वर्ण युग कहा है। अब आप देखें, यहीं से आप लोगों के लिए प्रश्न बनने प्रारंभ हो जाते हैं, जो चीज़ें समझाई जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि गौर करें। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। तो यहाँ जब मैं भारतेंदु युग की बात कर रहा हूँ, भारतेंदु युग सामने आया तो मैंने आपको बताया कि प्रकाश चंद्र गुप्त ने इस भारतेंदु युग को हिंदी निबंध का स्वर्ण युग कहा है। तो आधुनिक कहानी का जो प्रवर्तन हुआ है वह भारतेंदु युग में हुआ है। भारतेंदु युगीन जो लेखक थे, कैसे प्रवर्तन हुआ, आधुनिक काल का जो प्रवर्तन हुआ भारतेंदु युग में, वह कैसे हुआ, आखिर किसका योगदान है? क्या केवल भारतेंदु जी का योगदान है या किसका योगदान है? तो भारतेंदु युगीन जो लेखक हैं वो भारत विरोधी, ब्रिटिश प्रचार और आर्थिक शोषण के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष के लिए जिस माध्यम की खोज कर रहे थे वो उन्हें पत्रों के रूप में मिला। तो आप देखेंगे कि जो पत्र हैं, उन पत्रों के माध्यम से कहानी का प्रवर्तन हुआ। जैसे आप देखेंगे कि कवि वचन सुधा है, हरिश्चंद्र मैगजीन है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है, हिंदी प्रदीप है, ब्राह्मण है। ये सारी जो पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं ने कहानी को आगे बढ़ाया, कहानी प्रारंभ हुई। तो गद्य विधाओं के विकास की दृष्टि से कहानी भारतेंदु युग की उपज जरूर है, लेकिन उस रूप में नहीं है जिस रूप में उपन्यास और निबंध हुआ है। हिंदी कहानी के आविर्भाव की दृष्टि से जो सरस्वती पत्रिका है उसका विशेष योगदान है और उसी से मूल रूप से आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ है। वैसे उससे पहले बहुत सारी पत्रिकाएं रही हैं जिनका योगदान हिंदी कहानी को आगे बढ़ाने में रहा है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि सरस्वती पत्रिका से पूर्व किन पत्रिकाओं का योगदान रहा है। जैसे बालमुकुंद गुप्त का आप देखेंगे हिंदी बंगवासी है, देवकी नंदन खत्री का साहित्य लहरी है,
गोपाल राम गहमरी का जासूस उपन्यास जासूस पत्रिका है, किशोरीलाल गोस्वामी की उपन्यास पत्रिका है। तो इन सब पत्रिकाओं ने भी योगदान दिया है। अब रही बात कहानी की, पहली कहानी की अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को पहली कहानी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को पहली कहानी माना। लक्ष्मी नारायण लाल ने रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष की समय को पहली कहानी माना। राय कृष्ण दास ने राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली को पहली कहानी माना। राजेंद्र यादव ने चंद्र शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी को जिन्हें हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है, उसने कहा था को पहली कहानी माना, उसने कहा था कहानी को हिंदी का पहला माइलस्टोन माना जाता है, हिंदी का माइलस्टोन माना जाता है, तो इसको पहली कहानी माना। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माधव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इतने लोगों ने हिंदी की पहली कहानी माना है, किसको किसने माना है, ये सारी चीजें यहाँ पर सामने आती हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठना लाजमी है कि हिंदी की पहली कहानी आखिर में है कौन सी, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, यह प्रश्न उठता है, आपके मन में भी उठता है और परीक्षा में भी पूछा जाता है। अगर हम इंदुमती की बात करें तो इंदुमती के संबंध में कुछ लोगों का यह मत है कि यह किसी बंगला कहानी का अनुवाद है, किसी बंगला कहानी का अनुवाद है। अगर हम इस शब्द की बात करें कि किसी बंगला शब्द का अनुवाद है तो यह बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कहा है। अगर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आपने पढ़ा है तो आप वहां पर ध्यान दें, नवजागरण युग में कहानी के बारे में जब बच्चन सिंह ने कहा तो उन्होंने लिखा है कि इंदुमती के संबंध में कुछ लोगों का मत है कि किसी बंगला कहानी का अनुवाद है, किसी बंगला कहानी का अनुवाद है। लेकिन अगर आप डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ेंगे, अगर आप डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ेंगे, उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अगर पढ़ेंगे जो उन्होंने संपादन किया है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती कहानी जो सरस्वती में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह शेक्सपियर के टेम्पलेट नाटक के आधार पर लिखी गई है। ये डॉक्टर नगेंद्र की मैं बात कर रहा हूं जो हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा है। द्विवेदी युग जब आप पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है, जब उसमें आप द्विवेदी युग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह चीज मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में जो 1900 में प्रकाशित हुई थी, यह शेक्सपियर के टेम्पलेट नाटक के आधार पर लिखी गई है। वहीं बच्चन सिंह की मैंने आपको बात बताई कि जब बच्चन सिंह को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि इंदुमती के संबंध में कुछ लोगों का मत है कि यह बंगला कहानी का अनुवाद है। वहीं किशोरीलाल गोस्वामी की जो कहानी है प्राणिनी परिणय, इनकी जो कहानी है प्राणिनी परिणय, प्राणिनी परिणय, ये जो कहानी है जो कि 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसे गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा है। यानी प्राणिनी परिणय को किसने उपन्यास कहा है, तो किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे उपन्यास कह दिया। लेकिन अगर देखें तो एक ही केंद्रीय भावना की प्रधानता और कथन के कारण इसे पहली कहानी माना जा सकता है। किशोरीलाल गोस्वामी ने तो इंदुमती को भी उपन्यास ही कहा है, चाहे प्राणिनी परिणय हो और चाहे इंदुमती हो। किशोरीलाल गोस्वामी ने दोनों को उपन्यास कहा है। लेकिन कुछ लोग माधवराव सप्रे की जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, उसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। लेकिन तिथि को देखते हुए प्राणिनी परिणय या इंदुमती ही पहली कहानी हो सकती है, यह कहा है किसने, तो हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में बच्चन सिंह ने कहा है।
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1900 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा, जिन्हें हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है, इन्होंने राखी बंधभाई लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का प्रारंभ किया। अब यह भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया? तो वृंदावन लाल वर्मा ने किया। किस कहानी से हुई? तो राखी बंध भाई कहानी से ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ होता है, शुरुआत होता है। लेकिन अब आपके मन में एक चीज और उठ रहा होगा कि जो कहानी शब्द है, क्या प्रारंभ से ही ये कहानी ही कहा जाता रहा है? हम लोग कहानी की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि जो कहानी शब्द है, ये क्या प्रारंभ से ही कहानी कहा जा रहा है? इसका जो प्रारंभिक स्वरूप है वो क्या कहानी ही है? अब मैं आपको बताऊं, अगर आप गांव में रहते होंगे या गांव से अगर आपका संपर्क है, तो आपके घर में जो भी बुजुर्ग लोग हों, जैसे दादा दादी, नाना नानी, जो भी हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे आप पूछिए तो वो भी कहेंगे किस्सा। बचपन में दादी नानी क्या सुनाती थी? किस्सा सुनाती थी, कहानी सुनाती थी। तो जो किस्सा है, कहानी के लिए किस्सा शब्द, शुरुआती समय में कहानी के लिए किस्सा शब्द का प्रयोग होता था, कहानी के लिए गल्प शब्द का प्रयोग होता था, कहानी के लिए आख्यायिका शब्द का प्रयोग होता था, कहानी के लिए आख्यायिका शब्द का भी प्रयोग होता था। तो जो कहानी है वो शुरुआती दौर में कहीं कहीं आख्यायिका कही जाती थी, कहीं कहीं गल्प कही जाती थी, कहीं कहीं किस्सा कही जाती थी। वैसे जब आख्यायिका की बात आती है तो यहां पर एक चीज और स्पष्ट कर दें। सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में जब इंदुमती प्रकाशित हुई थी, तो उस इंदुमती कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य आलोचकों ने कहानी जरूर कहा था, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे क्या कहा? आख्यायिका कहा है, उपन्यास कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का जो समय है उसे भी आख्यायिका ही कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जितनी चीजें बता रहे हैं गौर से सुनिए। जो भी नए मेंबर्स हैं, जिनका कल परसों में एडमिशन हुआ है, आज जिनका एडमिशन हुआ है, सुबह ध्यान दीजिए। जैसे प्रीति है, नेहा है, साधना, निर्मला, रामचंद्र, रोहित, सुलोचना, रोहिणी, अनीता, संदीप, ये लोग ध्यान दें। रात में मत ये कहिएगा लाइव कक्षा में कि सर पीडीएफ में नहीं मिला। पीडीएफ में नहीं है, बहुत सारी चीजें पीडीएफ में नहीं होती, वीडियो में बताते हैं, समझाते हैं, उस पर भी आप गौर करते चलें। तो आख्यायिका शब्द की जब बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय को भी आख्यायिका ही कहा है। इंदु जो पत्रिका है, इंदु पत्रिका में आख्यायिका शब्द प्रयुक्त होता था। और जैसे मर्यादा हो गई पत्रिका, माधुरी पत्रिका है, विशाल भारत पत्रिका है, इन पत्रिकाओं में बंगला के अनुकरण पर गल्प शब्द का प्रयोग होता था। गल्प शब्द का प्रयोग होता था, ध्यान रखिएगा। गल्प शब्द का प्रयोग किन पत्रिकाओं में होता था? बाद में मत कहिएगा सर आपने बताया नहीं। गल्प शब्द का प्रयोग मर्यादा पत्रिका में, लिख लीजिए, मर्यादा पत्रिका में, माधुरी पत्रिका में, विशाल भारत पत्रिका में गल्प शब्द का प्रयोग होता था। वहीं इंदु पत्रिका में आख्यायिका शब्द का प्रयोग होता था। ये चीजें क्लियर हैं? हम लोग आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कहानी को अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। जैसे आचार्य रविंद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने कहा कि नदी जैसे जल स्रोत की धारा है, मनुष्य वैसे ही कहानी का प्रवाह है। ये किसने कहा? तो रविंद्र ठाकुर ने कहा। यहीं पर जब कहानी की बात कर रहे हैं, कहानी के
परिभाषा की बात कर रहे हैं, किसने कहानी को क्या कहा ये बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, नामवर सिंह का। नामवर सिंह का, नामवर सिंह ने क्या कहा है कहानी के बारे में, गौर करिएगा। नामवर सिंह ने कहा है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ध्यान रखना। नामवर सिंह ने कहा है कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। अज्ञे ने कहानी को इस तरह परिभाषित किया कि कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। वहीं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा कि कहानी वह कला है जो मानव के बाह्य जीवन और उसके अंतःस्थल में बनते बिगड़ते हुए समूहों और समस्याओं को क्षणिक विद्युत प्रकाश की भांति सामने ला छोड़ती है और पाठक का मन और मस्तिष्क उसके भावों से घनीभूत हो जाता है। बाकी प्रेमचंद ने क्या कहा है, प्रेमचंद ने कहानी के बारे में क्या कहा है वो ध्यान दें। प्रेमचंद ने कहानी के बारे में कहा है कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग, ध्यान देना, प्रेमचंद ने कहा कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना, कोई भी मनोभाव हो, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना, यह प्रेमचंद ने कहा है, ध्यान दीजिएगा। किसी एक मनोभाव, चाहे वो प्रेम की बात हो, चाहे क्रोध की बात हो, घृणा की बात हो, किसी भी प्रकार का मनोभाव हो, तो जीवन का कोई एक अंग या किसी एक विशेष मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। जो मनोभाव प्रदर्शित किया जाता है उसी मनोभाव की पुष्टि करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण बृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है। यही उपन्यास और कहानी में अंतर होता है। उपन्यास में किसी व्यक्ति के संपूर्ण मनोभावों को व्यक्त किया जाता है, जबकि कहानी में किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित किया जाता है और उसी मनोभाव की पुष्टि उसके चरित्र के द्वारा, उसकी शैली के द्वारा, उसके कथा विन्यास के द्वारा किया जाता है। यह कहा गया है प्रेमचंद के द्वारा। हिंदी कहानी के जन्म ग्रहण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादक में निकली सरस्वती पत्रिका की अहम भूमिका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसी छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहानियां निकला करती हैं, वैसी कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी थी और ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक और भावव्यंजक खंड चित्रों के रूप में होती थीं। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्ति का आभास लेकर प्रकट होने वाली सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे थे। ये किसने कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आरंभ में लिखी गई कहानियों पर संस्कृत और शेक्सपियर के नाटकों का तथा बंगला कहानियों एवं लोक कथाओं का प्रभाव पड़ा है। भारतीय युग में प्राप्त कहानी संग्रह कुछ इस प्रकार हैं, जैसे नवल किशोर का मनोहर कहानी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का वामा मनोरंजन, चंडी प्रसाद सिंह का हास्य रत्न, अंबिका दत्त व्यास का कथा कुसुम कलिका। तो यहां पर आप देखेंगे कि उपरोक्त जो भी कहानी संग्रह है, इस कहानी संग्रह में संग्रहित कहानियों में लोक प्रचलित इतिहास पुराण की कथाएं और शिक्षा नीति एवं हास्य प्रधान कहानियों को प्रस्तुत किया गया है। और इसी संबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कहानी के नाम पर जिन स्वप्न कथाओं का उल्लेख किया गया है वे वस्तुतः कथात्मक निबंध हैं। इनका आरंभ कथात्मक पद्धति पर हुआ है, लेकिन आगे चलकर अवसर मिलते ही तत्कालीन समाज की विकृतियों का वर्णन आरंभ हो गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट की स्वप्न कथाएं कहानी और निबंध के बीच की रचनाएं हैं। कहानियों के अभाव में तत्कालीन पाठक लघु उपन्यासों,
मध्यकालीन प्रेम कथाओं के गद्यात्मक रूपांतरों, रसात्मक लोक कथाओं और इन्हीं स्वप्न कथाओं से अपनी मानसिक संतुष्टि कर लेता था या तुष्टि कर लेता था। सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक वर्षों में प्रकाशित मौलिक कहानियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। इंदुमती और गुलबहार जो किशोरीलाल गोस्वामी का है, प्लेग की चुड़ैल जो कि भगवान दास का है, 11 वर्ष का समय जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी का है, दुलाई वाली जो कि वंग महिला का है। ये शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका उल्लेख किया है। और इन कहानियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि इनमें, यानी इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी, दुलाई वाली, इन कहानियों में यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 ही मिलती हैं। भाव प्रधान को चुने तो सिर्फ 3 कहानियां मिलती हैं। वो 3 कहानियां कौन कौन सी हैं आप लोग जरूर बताइएगा। आज अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आपने पढ़ा है तो जरूर बताइएगा कि वो 3 कहानियां कौन है जिनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो इनमें से सिर्फ 3 कहानियां मिलती हैं। वो 3 कहानियां कौन कौन सी हैं आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि वीडियो पब्लिश है। हमारे चैनल पर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी देख रहे हैं। देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है, जरूर बताइएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, लेकिन जरूर कमेंट करिएगा कि मेरे बताने से पहले आपको पता था या नहीं। तो 3 जो कहानियां उन्होंने बताया, एक तो उन्होंने कहा इंदुमती, दूसरा उन्होंने अपनी खुद की कहानी बताई 11 वर्ष का समय, और तीसरा उन्होंने कहा दुलाई वाली। यदि इन कहानियों में, यानी जितनी भी कहानियां लिखी हैं, इनमें मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 मिलती हैं, इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। उन्होंने यह भी कहा, इंदुमती के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में यह भी कहा है कि अगर इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है, और उसके बाद 11 वर्ष का समय और फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। तो ये कहानियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। वैसे कहानी के बारे में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जिस प्रकार, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनसे आप पूछें, पहले वो कहते थे बच्चों को, दादी नानी की कहानियां तो ऐसे भी आपने सुनी होगी, दादी किस्सा सुनाइए, कहानी सुनाइए। या फिर अगर आप आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, पूर्वांचल क्षेत्र के हैं, तो वहां पर आप सुनेंगे गल्प शब्द का प्रयोग होता है। अगर आप बिहार से हैं तो वहां भी आप जानते होंगे गल्प शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जो घर में बुजुर्ग है वो जरूर बता देंगे। तो इस किस्सा या गल्प या कहानी के बारे में अगर देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि जिस तरीके से जिस तरीके से लोग गाना गाते थे, गीत गाते थे, और सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार जो कथा कहानी है वो कहना और सुनना भी है। कहानियों का चलन सभ्य असभ्य सभी जातियों में चलता आ रहा था, और उस जगह उसका समावेश श्रेष्ठ साहित्य के भीतर भी हुआ, और उन सब में घटना प्रधान, मार्मिकता, ये सब स्थूल भेद जितने हैं ये सब बहुत ही पुराने हैं। वैसे वृहत कथा, बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, इसके जो घटना चक्र हैं, इस घटना चक्र में रमाने वाली कथाओं की पुरानी पोथियां हैं। वही कादम्बरी है, माधवानल कामकंदला है, शीत वसंत है। ये वृत्त वैचित्र पूर्ण होते हुए भी कथा के मार्मिक स्थल में रमाने वाले भाव प्रधान आख्यान हैं। तो आख्यान
और उपन्यास में क्या अंतर है, ये उन्होंने बताया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। अब यहीं से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन कहानियों को कैसे पढ़ें। तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा को 4 भागों में विभक्त करके आप अध्ययन कर सकते हैं। 4 भाग कौन कौन से? प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युगीन, उत्तर प्रेमचंद युगीन और स्वतंत्रोत्तर युगीन। जो प्रेमचंद पूर्व युग है, यह सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन 1900 से लेकर 1915 तक, 1900 से लेकर 1915 तक प्रेमचंद पूर्व युगीन में हम लोग पढ़ेंगे। प्रेमचंद प्रसाद युग की अगर हम बात करें तो 1915 से लेकर 1936 तक हम लोग पढ़ेंगे। और उत्तर प्रेमचंद युग में 1936 से लेकर 1955 तक की जो कहानियां हैं वो उत्तर प्रेमचंद युग में पढ़ेंगे। फिर स्वतंत्र उत्तर युगीन में 1955 से लेकर 1960 तक पढ़ेंगे। स्वतंत्रोत्तर युग में यह हम कह सकते हैं वर्तमान तक जो भी नई कहानियां आई हैं वो सब स्वतंत्रोत्तर युग में इनको पढ़ा जाएगा। तो इन 4 भागों में विभाजित करके बहुत ही आराम से हिंदी कहानी का विकास आप पढ़ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रेमचंद पूर्व युगीन की भी बात करेंगे और कल का जो लेक्चर होगा उसमें प्रेमचंद युगीन की बात करेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो अब बात करते हैं प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानी। देखिए, इस काल को हिंदी कहानी का शैशवकाल कहा जाता है। अब यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि किस काल को हिंदी कहानी का शैशवकाल कहा जाता है। इस काल की कहानियां रोमानियत, आदर्श व मनोरंजन से जुड़ी रही, लेकिन शिक्षित वर्ग को प्रभावित नहीं कर पाई, क्योंकि इस समय देश नवजागरण के दौर से गुजर रहा था। इसलिए राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी यहां देखने को मिलेगा। हिंदी कहानी का जो आरंभ है वो इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित्र भी कहा जाता है, लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान से माना जाता है। इन रचनाओं में पौराणिकता, काल्पनिकता, इतिवृत्तात्मकता जैसे तत्व ही ज्यादा विद्यमान हैं। जैसा कि इससे पहले भी मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो उन्होंने खुद कहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में कि घटना प्रधान और मार्मिक उनके स्थूल भेद भी बहुत पुराने हैं और इनका मिश्रण है। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पौराणिकता के बारे में बताया है, काल्पनिकता के बारे में बताया है, इतिवृत्तात्मकता के बारे में उन्होंने बताया है कि बृहत कथा, बैताल पचीसी, सिंहासनवती सी, ये सब पुरानी पोथियां हैं। वही कादंबरी, माधवानल, कामकंदला, शीत वसंत, ये सब वृत्त वैचित्र पूर्ण होते हुए भी कथा के मार्मिक स्थल में रमने वाले भाव प्रधान आख्यान हैं। तो इस इतिवृत्तात्मकता के बारे में बताया गया है। काल्पनिकता के बारे में हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। ये जो युग है, इस युग में अभी हम लोग आगे पूरा विस्तृत में बात करेंगे कि इस युग में 2 प्रकार की कहानियां लिखी गई, 2 प्रकार की कहानियों की धारा विकसित हुई। एक तो समाजपरक यथार्थवादी कहानियों की धारा और दूसरी भाववादी व्यक्तिवादी कहानियों की धारा। 2 प्रकार की कहानियों की धारा विकसित हुई। समाजपरक यथार्थवादी कहानियों की धारा जो थी, अभी आगे पूरा विस्तृत बताते हैं आपको, वो सरस्वती पत्रिका में वो कहानियां प्रकाशित होती थी। और जो भाववादी व्यक्तिवादी कहानियों की धारा थी वो किस पत्रिका में? तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी। अभी इसके बारे में पूरा विस्तृत हम लोग आगे बात करेंगे। और सरस्वती पत्रिका में जब हम लोग समाजपरक यथार्थवादी कहानियों की धारा की बात करेंगे तो वहीं पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात कर लेंगे।
वहीं पर आगे अभी हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात कर लेंगे, जिसमें उनके 2-3 कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वो तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। तो कुछ ऐसे जो कथन है वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। वैसे इस समय के प्रमुख कहानीकार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष की ये जो कहानियां हैं, जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई। स्वदेशी आंदोलन की अनुगूंज इसमें सुनाई पड़ती है। कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दालिया 1909 में प्रकाशित हुई। राजेंद्र बाला घोष के बारे में एक चीज और जान लेना है। राजेंद्र बाला घोष का बचपन का नाम शायद आप लोगों को पता हो, जो लोग पढ़े होंगे। रानी पता है आप लोगों को? चारूबाला। चारूबाला अगर पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जरूर लिख लें। चारूबाला, रानी और चारूबाला, तो इसे जरूर लिख लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में बंग महिला के नाम से लिखती थी कहानियां। राजेंद्र बाला घोष हिंदी में बंग महिला के नाम से लिखती थी। वहीं बंगला में राजेंद्र बाला घोष प्रवासिनी नाम से लिखती थी। प्रवासिनी नाम से लिखती थी। अब रात में फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे, सर ये तो पीडीएफ में नहीं है, समय नहीं मिला, मैंने वीडियो नहीं देखा। ऐसा ना करें, वीडियो लेक्चर जरूर देखें। जब तक आप लेक्चर नहीं देखेंगे, चीज़ों को सुनेंगे नहीं, तब तक जो नए तथ्य हैं वो कैसे आप तक पहुंचेंगे। तो राजेंद्र बाला घोष, जिनके बचपन का नाम क्या था वो आपने देख लिया। हिंदी में बंग महिला नाम से लिखती थी वो आपने देख लिया। बंगला में प्रवासिनी नाम से लिखती थी वो आपने देख लिया। इनकी कहानियां कौन कौन सी हैं वो आपने देख लिया। अब आइए आगे बात करते हैं और लेखकों की। केशव प्रसाद सिंह। केशव प्रसाद सिंह की 2 कहानियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपत्तियों का पहाड़, चंद्रलोक की यात्रा। तो यहां पर ध्यान देना, चंद्रदेव से मेरी बातें और चंद्रलोक की यात्रा दोनों अलग अलग है। चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह का है। कहीं कहीं पर कुछ पुस्तकों में आपत्तियों का पर्वत आपको लिखा मिल जाएगा। आपत्तियों का पर्वत, ध्यान देना, आपत्तियों का पहाड़ मूल रूप से है लिखा हुआ। अगर कहीं आपत्तियों का पर्वत मिल जाता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। माधव प्रसाद मिश्र की कहानी मन की चंचलता। माधव प्रसाद मिश्र की जो ये कहानी है, ध्यान देना, मन की चंचलता और पुरोहित का आत्मत्याग, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? बाय द वे, अगर कभी पूछा जाता है तो इसे ध्यान रखना, लिख लीजिए, सुदर्शन पत्रिका में। सुदर्शन पत्रिका में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब उसके बाद गिरिजादत्त वाजपेयी। गिरिजादत्त वाजपेयी की बात करते हैं। यहां एक चीज और, गिरिजादत्त वाजपेयी कराने से पहले जो यहां मैंने आपको बताया आपत्तियों का पहाड़ या आपत्तियों का पर्वत, वहीं एक जो चंद्रलोक की यात्रा है, इसके बारे में एक पॉइंट और लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। केशव प्रसाद सिंह का जो चंद्रलोक की यात्रा है, यह डायरी शैली में है। लिखना चाहे तो लिख लें, डायरी शैली में। डायरी शैली में रची गई चंद्रलोक की यात्रा प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी जाती है। डायरी शैली में रचित, ध्यान देना, डायरी शैली में रचित प्रथम वैज्ञानिक कहानी केशव प्रसाद सिंह की चंद्रलोक की यात्रा है। लिख लिया आपने। बाकी मन की चंचलता सुदर्शन में प्रकाशित हुई, ये मैंने आपको बताया ही है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गिरिजादत्त वाजपेयी,
पति का पवित्र प्रेम 1903 में प्रकाशित। पंडित और पंडितानी 1903 में ये भी प्रकाशित। पंडित और पंडितानी में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विषय वस्तु क्या है, तो अनमेल विवाह है। पंडित और पंडितानी में अनमेल विवाह है। गिरिजा कुमार घोष, तो यहां पर ध्यान रखना लाला पार्वती नंदन, लाला पार्वती नंदन यानी गिरिजा कुमार घोष। जिस तरीके से राजेंद्र बाला घोष बंग महिला नाम से लिखती थी, 2 नाम वहां पर मिला, उसी तरीके से यहां पर गिरिजा कुमार घोष, लाला पार्वती नंदन। इनकी जो कहानियां हैं वो आप देखें, बिजली, मेरी चंपा, एक के दो दो, मेरा पुनर्जन्म, ये 4 कहानियां हैं। चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह कथन है कि गिरिजा कुमार घोष ने पार्वती नंदन नाम से कहानियां लिखी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही इनकी ये कहानियां आपको ना याद रहें, लेकिन यह जरूर याद होना चाहिए कि गिरिजा कुमार घोष किस नाम से कहानियां लिखते थे। कार्तिक प्रसाद खत्री, जिनकी कहानी है दामोदर राव की आत्म कहानी। वेंकटेश नारायण की कहानी है एक असरफी की आत्मकथा। सूर्य नारायण दीक्षित की कहानी है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। वृंदावन लाल वर्मा का है राखी बंद भाई। तातर एक वीर राजपूत, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और नकली किला, ये 3 कहानियां वृंदावन लाल वर्मा की जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। ये पूछी जा चुकी हैं कहानियां, तो इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। राधिका रमन प्रसाद सिंह, इनकी जो कहानी है कानों में कंगना, कानों में कंगना जो कहानी है, ये कानों में कंगना कहानी प्रेमचंद पूर्व युग की है। ये जो इनकी जो कहानी है वो प्रेमचंद पूर्व युग की है। बाकी जितनी कहानियां हैं, बाकी जैसे कुसुमांजलि है, गांधी टोपी है, सावनी माँ है, ये सब जितनी कहानियां हैं ये प्रेमचंद युग की हैं, उसके बाद की हैं। लेकिन जो कानों में कंगना कहानी है यह 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। राधिका रमन की जो कहानी है ये आपके पाठ्यक्रम में भी है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है। विशंभर शर्मा कौशिक, इनकी जो रक्षाबंधन कहानी है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह परीक्षा में पूछी जा चुकी है। गल्प मंदिर भी परीक्षा में पूछा गया, कल्लोल भी परीक्षा में पूछा गया, प्रतिमा भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, चित्रशाला भी पूछा जा चुका है, मणिमाला और ताई ये भी पूछा जा चुका है। तो विशंभर शर्मा कौशिक की जो कहानियां हैं इन्हें जरूर ध्यान रखना, इनका प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विशंभर शर्मा कौशिक की कौन सी कहानी है जो 2 भाग में है, या चित्रशाला कहानी का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ। और इनकी जो कहानी है ताई, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ताई पर शरदचंद की बंगला कहानी विंदुर छेले का प्रभाव है। शरदचंद की कहानी विंदुर छेले, लिख लीजिए, शरदचंद की कहानी विंदुर छेले का प्रभाव ताई कहानी पर है। विशंभर शर्मा कौशिक की किस कहानी पर शरदचंद की बंगला कहानी विंदुर छेले का प्रभाव है, तो ध्यान रखना ताई कहानी। वैसे रामचंद्र तिवारी को अगर आपने पढ़ा होगा, रामचंद्र तिवारी की किताब अगर आपने पढ़ी होगी, तो रामचंद्र तिवारी ने कहा है कि विशंभर शर्मा कौशिक ने प्रेमचंद की तरह आसपास की जिंदगी से कहानी के विषय लिए हैं और पारिवारिक समस्या है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, दहेज प्रथा है, इन सभी का अंकन किया है। ये किसने कहा है? तो रामचंद्र तिवारी ने कहा है। रामचंद्र तिवारी ने कहा है, फिर से सुन ले, कि विशंभर शर्मा कौशिक ने प्रेमचंद की तरह ही आसपास की जिंदगी से कहानी के विषय लिए हैं और पारिवारिक समस्या, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा आदि का अंकन किया है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि विशंभर शर्मा कौशिक के बारे में रामचंद्र तिवारी का यह कथन है।
अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चंदर शर्मा गुलेरी की बात करते हैं। इनकी ये 3 कहानियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सुखमय जीवन जो कि 1911 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई, फिर बुद्धू का कांटा, और फिर उसने कहा था। तो ये 3 कहानियां प्रकाशित हुई। उसने कहा था तो 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। किस पत्रिका में कौन सी कहानी प्रकाशित हुई है जो कि महत्वपूर्ण है, जो कहानियां, उन्हें आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में ज्वालादत्त शर्मा की कहानी मिलन कहानी है। सरस्वती पत्रिका से पूर्व भाई 1900 ईस्वी में आप देखेंगे कि सरस्वती पत्रिका प्रारंभ हुई और 1903 में द्विवेदी जी ने इसके संपादक का कार्यभार संभाला। लेकिन और यहीं से आप देखेंगे कहानी पूर्णतः विकसित हो रही है। लेकिन क्या इससे पहले कहानियां नहीं लिखी जाती थी? बिल्कुल लिखी जाती थी। किसमें प्रकाशित होती थी और कौन सी पत्रिकाएं हैं जो सरस्वती पत्रिका के प्रारंभ होने से पहले कहानियों को आगे बढ़ा रही थी? जो आख्यायिकाएं नाम से, गल्प नाम से प्रकाशित होती थी, किस्सा नाम से प्रकाशित होती थी, तो वो सब कहानियां इन पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। जैसे बंगवासी पत्रिका बाल मुकुंद गुप्त, साहित्य लहरी पत्रिका देवकी नंदन खत्री, जासूस पत्रिका गोपाल राम गहमरी, उपन्यास पत्रिका किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी की उपन्यास पत्रिका कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। साहित्य लहरी भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। आप यहां पर देख रहे हैं कि कितने तथ्य आपको दिए जा रहे हैं। और एक बार जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो तथ्य आपको मिल रहा है इस वीडियो में, जो आपको जानकारी मिल रही है, वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके का मैटर है। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उपरोक्त पत्रिकाएं यानी बंगवासी, साहित्य लहरी, जासूस और उपन्यास, इन पत्रिकाओं में बड़ी बड़ी कथाएं उपन्यास के नाम पर धारावाहिक रूप में प्रकाशित होती थीं। सरस्वती पत्रिका के पहले ही अंक में आख्यायिका नाम से छोटी कथाओं का प्रकाशन आरंभ हो चुका था। सरस्वती पत्रिका के पहले ही अंक में आख्यायिका नाम से छोटी कथाओं का प्रकाशन आरंभ हो चुका था। अभी वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने आप लोगों को बताया है आख्यायिका के बारे में। सरस्वती पत्रिका में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती और गुलबहार प्रकाशित हुई, जो कि मूल रूप से क्या है? तो मूल रूप से चाहे वो इंदुमती की बात करें, चाहे गुलबहार की बात करें, वो आख्यायिका ही है। वो क्या है? तो आख्यायिका ही है। जैसे आप देखेंगे कि किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे क्या कहा है? आख्यायिका ही तो कहा है। इससे पहले अभी जो मैंने बात किया उसमें मैंने आपको बताया कि आख्यायिका ही उन्होंने कहा है। अब उसके बाद में आगे देखते हैं। इसी दशक में कहानियों की 2 धाराएं विकसित हो गई थी। एक थी समाजपरक यथार्थवादी कहानियों की धारा और दूसरी थी भाववादी व्यक्तिवादी कहानियों की धारा। ये जो समाजपरक यथार्थवादी कहानियों की धारा थी, समाजपरक यथार्थवादी कहानियों की जो धारा थी, इसके तहत कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका इसके तहत थी। द्विवेदी जी और उनके समर्थक समाजपरक यथार्थवादी कहानियों की धारा के तहत थे। द्विवेदी जी और उनके समर्थक प्रेम को महत्व नहीं देते थे, इसीलिए द्विवेदी जी और उनके समर्थकों की कहानियां समाजपरक यथार्थवादी होती थी और इसी नैतिगत या मतगत भेद के कारण अंबिका प्रसाद गुप्त सरस्वती से अलग होकर 1909 ईस्वी में काशी से इंदु पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इंदु का प्रकाशन अंबिका प्रसाद गुप्त करते थे, लेकिन इस पर पत्रिका पर पूर्ण छाप जयशंकर प्रसाद की थी। और ये लोग भाववादी, प्रेमवादी, व्यक्तिवादी कहानी के समर्थक थे और इस प्रकार से
सरस्वती के वो विरोधी थे। तो इस तरह इंदु पत्रिका में भाववादी व्यक्तिवादी कहानियों के विकास और प्रकाशन का केंद्र बन गया। तो जो समाजपरक यथार्थवादी कहानियां थी उसका केंद्र कौन था? तो सरस्वती पत्रिका थी। सरस्वती पत्रिका। वहीं भाववादी व्यक्तिवादी कहानियों की बात करें तो इसके केंद्र में कौन पत्रिका थी? तो इंदु पत्रिका थी, जो कि अंबिका प्रसाद गुप्त ने प्रारंभ किया 1909 में, जबकि सरस्वती पत्रिका 1900 में प्रारंभ हुई और 1909 में इंदु पत्रिका प्रारंभ हुई। भाई द्विवेदी जी हिंदी गद्य के व्यवस्थापक आचार्य थे। हिंदी को अनेक विषयों की ओर ले जाने वाले मार्ग निर्देशक थे, पर ना वे गंभीर विवेचक थे और ना ही कोई शैलीकार थे। उनके गद्य लेखन में कहीं भी कला का हस्तक्षेप नहीं हुआ। अनुवाद तो अनुवाद ही ठहरे। भाई संपत्ति शास्त्र जो रचना है आप लोगों ने सुना भी होगा, और हो सकता है कि जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, कुछ लोगों ने पढ़ा भी हो संपत्ति शास्त्र, और इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है। संपत्ति शास्त्र ज्ञान का विषय है, ज्ञान का विषय है, साहित्य का नहीं। नंदुलारे वाजपेयी इसे भी अनुवाद कहते हैं। नंदुलारे वाजपेयी साहित्य शास्त्र को क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। साहित्य की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा है द्विवेदी जी ने कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहते हैं। उनमें विचारों की गुम्फित परंपरा नहीं है, कहीं कहीं भावना का उच्छ्वास जरूर मिलता है कि साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वो तोप तलवार और बम के गोलों से भी नहीं, बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि द्विवेदी जी ने, जो द्विवेदी जी थे वो कौन थे? तो एक तरीके से मार्ग निर्देशक थे, लेकिन वे गंभीर कोई विवेचक नहीं थे या कोई शैलीकार नहीं थे। तो यहां पर समाजपरक यथार्थवादी कहानियों की धारा देखी, भाववादी व्यक्तिवादी कहानियों की धारा आपने देखी, दोनों के केंद्र में कौन कौन है उनको आपने देखा। अब उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि जब भाववादी व्यक्तिवादी कहानियों की धारा की बात करते हैं, और यहां पर एक शब्द आपने यह भी देखा कि जो इंदु पत्रिका 1909 में काशी से आरंभ हुई, इंदु का प्रकाशन अंबिका प्रसाद गुप्त ने किया, लेकिन इस पत्रिका पर पूर्ण छाप जयशंकर प्रसाद की थी। तो बात जब जयशंकर प्रसाद की आती है, जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां थी वो इंदु पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। और ये जो इंदु पत्रिका है, इस पत्रिका में भाववादी व्यक्तिवादी प्रेम की कहानियां प्रकाशित होती थी। और जब प्रेम की बात आती है, जयशंकर प्रसाद की बात आती है, तो एक चीज आपको पता है कि 1910 ईस्वी में प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद का प्रकाशित हुआ। 1912 में छाया कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ इंदु में। छाया कहानी संग्रह किस में प्रकाशित हुआ? तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 1926 में प्रतिध्वनि प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी संग्रह 1936 में इंद्रजाल प्रकाशित हुई। तो जो जयशंकर प्रसाद थे वो किसके तहत आएंगे? भाववादी प्रेमवादी व्यक्तिवादी कहानियों की धारा जो थी उसके तहत आएंगे, और उसके केंद्र में इंदु पत्रिका है। छाया कहानी संग्रह जो है आगे हम लोग विस्तृत पूरा पढ़ेंगे कि इसमें 11 कहानियां हैं। 11 कहानियां, जैसे तानसेन है। 11 कहानियां कौन कौन सी हैं? तो जैसे तानसेन है, चंदा है, ग्राम है, रसिया वालम है, शरणागत है, सिकंदर की शपथ है, चित्तौर उद्धार है, अशोक, गुलाम, जहां आरा, मदन मृणालिनी। तो इस तरीके की 11 कहानियां संकलित हैं। वैसे छाया की जो कहानियां हैं वो ऐतिहासिक हैं। जैसे चाहे आप तानसेन की बात करें, सिकंदर की शपथ की बात करें, या अशोक की बात करें, गुलाम की बात करें, जहारा की बात करें, चित्तौर उद्धार की बात करें, जितनी भी कहानियां हैं वो ऐतिहासिक हैं। और
प्रेम के तो ऐसे उदाहरण मिलेंगे, छाया की जो कहानियां हैं, छाया कहानी संग्रह में प्रेम के ऐसे ऐसे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे कि जिससे आप पूर्णतः संतुष्ट इस तरीके से हो जाएंगे कि जयशंकर प्रसाद वाकई प्रेमवादी भाववादी कहानियों के गुरु कह सकते हैं आप। इस तरीके से उन्होंने कहानियां लिखी हैं, इस तरीके से उनके कहानियों में प्रेम के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जो तानसेन कहानी है, छाया कहानी संग्रह में संकलित पहली कहानी तानसेन जो है, जब आप उसे पढ़ेंगे तो तानसेन कहानी में जब मुगल सरदार तानसेन से वर मांगने को कहते, तानसेन गीत सुनाते हैं, तब उसमें तानसेन उनका नाम नहीं होता है बल्कि राम प्रसाद नाम होता है, तानसेन नाम नहीं है। उस कहानी में प्रारंभ में राम प्रसाद नाम है, जो कि आगे चलकर तानसेन होते हैं। तो मुगल सरदार राम प्रसाद से वर मांगने को कहता है, बहुत खुश होता है, फिर वर मांगने के लिए कहता है। तो जानते हैं राम प्रसाद कौन सा वर मांगते हैं? अपनी जो प्रतिस्पर्धिनी है उसी को मांग लेते हैं और फिर उससे शादी की बात करते हैं, उससे शादी की बात होती है और फिर वहीं पर राम प्रसाद कहते हैं आज से हमारा धर्म प्रेम है। क्या कहते हैं? आज से हमारा धर्म प्रेम है। बाकी आगे जयशंकर प्रसाद को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि इनकी 1911 में प्रकाशित कहानी ग्राम है, और यह ग्राम कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब जयशंकर प्रसाद की कहानी आप पढ़ें और ग्राम को ना पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ग्राम कहानी की बात करेंगे, रसिया बलम की बात करेंगे, जिसमें प्रेम की असफलता पर बलवंत और राजकुमारी दोनों आत्मघात द्वारा अपने उत्कट प्रेम का परिणाम देते हैं। और आगे प्रेमचंद की भी बात हम लोग करेंगे कि जब सरस्वती कहानी में चंद्र शर्मा गुलेरी की जो कहानी है 1915 में प्रकाशित होती है, 1915 में चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था जब प्रकाशित होती है, उसी समय 1915 में ही सौत कहानी प्रकाशित होती है। प्रेमचंद जी की सौत कहानी प्रकाशित होती है। और फिर आप देखेंगे बाद में बड़े घर की बेटी कहानी 1916 में प्रकाशित होती है। तो ये सब आगे हम लोग पूरा विस्तृत बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो बात किया, इस लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा वो देखा प्रेमचंद पूर्व युग। अब कल का जो लेक्चर होगा उस कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रेमचंद प्रसाद युग, यानी 1915 से लेकर 1936 तक बात करेंगे। आज का वीडियो पब्लिश वीडियो था। अब कल से जो हमारे पेड मेंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। फीस और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नंबर आप नोट कर लें, यहाँ पर नंबर मैं लिख दे रहा हूँ। इस नंबर को आप लिख लें 8052584004। इस नंबर को आप लिख लें, इस पर व्हाट्सएप या फ़ोन करके फीस और सारी जानकारी ले लें। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी रात में 9 बजे लाइव कक्षा में हम लोग मिलेंगे इसी टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। आप लोगों ने समय दिया, वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।